देश विदेश में सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। यहां पर द्रौपदी मुर्मू के साथ सुहेलदेव समाज पार्टी जो है वो नजर आ रही है। यहां पर ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में हम द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने उनको नहीं बुलाया, इसको लेकर नाराजगी भी उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने मेरी जरूरत नहीं समझी और बैठक में जयंत चौधरी को बुलाया गया। अमित शाह, सीएम योगी जी मुझसे बात उन्होंने की है और अभी सपा के साथ फिलहाल हैं और वक्त आएगा तो फिर इस पर फैसला लिया जाएगा। तो ओपी राजभर थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ उसमें कहा वो आपको दिखाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए। इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े, दलित, वंचित की बात करते हो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई लड़ते हो और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइए, जो है वो आ रहे हैं, उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने, उसमें गया, मिला और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया, उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। और अब बात बारिश की करते हैं, मानसून की करते हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य बारिश के कहर को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इन हालात से निपटने के लिए गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई और बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सामान्य से 62% कम बारिश हुई है। इसके चलते खरीफ की बुआई का लक्ष्य जो है उसे महज 44% ही हो पाई है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त 96 लाख हेक्टेयर जो बुआई है वो होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 42 लाख हेक्टेयर ही हो पाई है। बैठक में यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बांदा, हमीरपुर, बलिया, जालौन, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर जैसे जिलों पर है। तो उत्तर प्रदेश में चिंता इस बात को लेकर हो रही है कि कम बारिश होने की वजह से खेती किसानी को नुकसान इससे हो रहा है और आप देखिए कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जो बारिश के कहर को झेल रहे हैं और कुछ जगहें हैं जहां पर कम बारिश से चिंताएं बरकरार हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ बिहार भी शामिल है। बिहार के कई इलाके बरसात के लिए तरस रहे हैं और बिहार के 35 जिलों में 15 से 65% कम बारिश हुई है। रोहतास में बंजर जैसे पड़े इन खेतों को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां हर साल सबसे ज्यादा धान पैदा होता है।
लेकिन इस साल औसत से भी कम बारिश की वजह से किसानों को सूखे का डर सता रहा है। परेशानी तो ई बा कि बारिश ना होके के चलते पहले तो बिया सूखे के समस्या बा, कैसहू बिया जियावत नहीं जा, लेकिन सरकार ही जान ली रुआ कि ना बाल बच्चा पढ़ पाई, ना हमनी के खेत रोपा पाई। सासाराम के जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मोरसराय गांव के किसानों का कहना है कि ज्यादातर जलाशयों में इस साल औसत से भी 30% कम पानी है। इससे परेशानी और बढ़ेगी ही। बारिश से किसान का खेती नहीं हो रहा है आज तक, मतलब कुछ अभी तक सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं हुआ और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे कि भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालात को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अगर मॉनसून और लेट होता है तो बिहार में पूरी तरह से सूखे का खतरा है। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा के बहाव को लेकर इन दिनों एक हवा चली है कि नर्मदा पश्चिम से पूर्व की ओर पलटकर बहने लगी है। सरदार सरोवर बांध स्थल से मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी जैसे जिलों में ऐसा लग रहा है कि नर्मदा नदी की दिशा विपरीत हो गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध के गुजरात के जल संग्रहण के इलाके में भारी वर्षा हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हालांकि विज्ञान कुछ और कह रहा है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देखिए। मारेवा देश की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन इस बरसात तेज हवाओं के कारण नदी में उठी लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नदी ने अपनी दिशा बदल ली है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों अलीराजपुर, धार और बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के 140 किलोमीटर की परिधि में ये नज़ारा नजर आया है। जो नर्मदा देख रहे हो आप, ये एकमात्र नदी है ऐसे कि जो पूरब से पश्चिम बहती है, पर आजकल डैम बनने के बाद 2019 में भी ऐसे उल्टा पानी बहा और अभी भी ये उधर से ही पानी बढ़ते जा रहा है निरंतर। अभी लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये नीचे जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो डैम के पहले ये गांव आते हैं, उसकी वजह से ये पानी भराव हो रहा है यहाँ। 12 जुलाई मंगलवार को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अलीराजपुर, धार व बड़वानी 3 जिलों की 140 किलोमीटर के हिस्से में अब अपनी दिशा से विपरीत दिशा में बहती हुई नजर आई। इसके पीछे कारण है कि गुजरात में जो लगातार बारिश हो रही है और सरदार सरोवर बांध के बनने के बाद यह स्थिति बनी है कि गुजरात में बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते गुजरात का जो पानी है वो मध्य प्रदेश में आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि विज्ञान इसे गतिमान का सिद्धांत बताता है। उसके मुताबिक जब नदी की गति से विपरीत दिशा में अधिक तेज हवा बहती है तो इस तरह की लहरें उठने लगती हैं। जब आंधी चलती है तो हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इट वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी चीज़ें उड़ने लगती है और तब जब हवा का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, इसीलिए जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट था जिस पे नदी बह रही थी उसके ऊपर का पानी विपरीत दिशा में बहता हुआ दिख रहा था, बट एक्चुअल में नीचे से वो उसका सेम डायरेक्शन था। नर्मदा पूर्व से पश्चिम में बहती है, ऐसे में मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर पानी जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट सरदार सरोवर बांध का जल संग्रहण का सबसे अंतिम छोर है। साल 2017 में सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद अगस्त 2019 में भी इस इलाके में ऐसा नज़ारा दिखा था। उस वक्त भी गुजरात में भारी बारिश हुई थी। मारेवा मध्य प्रदेश में अमरकंटक में अपने उद्गम स्थल से गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। हालांकि तेज हवा और बारिश से लोगों को लगा कि नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी है, वैसे विज्ञान ने इसे नकार दिया। बड़वानी से मुनाफ, धार से साबिर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
मथुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि वहां एक दलित महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया गया बल्कि उस पर बाइक चढ़ाकर मारने की कोशिश भी की गई। महिला की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन उसका एक पैर काटना पड़ा है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 35 साल की इस दलित महिला के लिए 25 मई की तारीख दिल दहला देने वाली रही। उसके मुताबिक अपने ही गांव के कुछ लोगों ने उससे हैवानियत का शिकार बनाया। 4 लोगों ने महिला से बलात्कार किया। परिवार वाले बताते हैं कि आरोपियों ने महिला से बलात्कार के बाद बुरी तरह पैरों को मोटरसाइकिल से कुचला, फिर बेहोशी की हालत में उसे पटरी पर छोड़कर फरार हो गए। 1.5 महीने तक वह मथुरा, आगरा और पलवल के अस्पताल में इलाज करवाती रही। फिर भी एक पैर काटना पड़ा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। जी एक अड्डे से मोटरसाइकिल पे बिठा के लाए जी एक, और फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई इसको हनुमान मंदिर पे। फिर इस नशे की वजह से ये जंगल में उसको ले गए, बलात्कार किया और इसके मोटरसाइकिल चढ़ाई जी पैरों पर, और फिर उसके बाद फिर रेलवे ट्रैक पर ये छोड़ी आए जी। न्याय चाहते हैं जी, एक न्याय चाहते हैं। हाँ जी, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। ये महिला इतनी ट्रॉमा में है कि वो बात भी नहीं कर सकती हैं, और ये वाकया तक 24 मई का है, और 24 मई को बेहोशी की हालत में ये महिला एक रेलवे के पटरी पर मिलती हैं, और उसके बाद में इनका तकरीबन 1.5 महीने तक अलग अलग अस्पतालों में इलाज चलता है, और फिर इनकी जान बचाने के लिए एक टांग काटनी पड़ती है। ये एक चमत्कार ही था कि महिला की जान बच गई। 1.5 महीने बाद जब महिला थोड़ी ठीक हुई तो 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें 2 आरोपी महेश और महेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। महिला ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। तत्पश्चात उन दोनों युवकों द्वारा उसे बेहोशी की हालत में ट्रैक के पास छोड़ दिया गया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई करते हुए योजना का शीघ्र ही विस्तार किया जाएगा। पीड़ित महिला का परिवार बेहद गरीब है। पति पहले से विकलांग है। अब महिला की इस हालत के बाद 3 बच्चे वाले इस परिवार के सामने परेशानी ये है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। इसमें कुरैशी के घर समेत मीट की वो फैक्ट्री है जहां सीलबंद में भी मीट की पैकिंग का कारोबार अवैध रूप से चल रहा था, जिसके बाद याकूब और उनके बेटे समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। याकूब और उनके दोनों बेटे फिलहाल फरार हैं। कुर्की की कार्रवाई और खाकी का पूरा बंदोबस्त। मेरठ के सराय बहली मोहल्ले में यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कोठी पर सामान कुर्की की कार्रवाई करीब 10 घंटों तक चली। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने की। जो फैक्ट्री हम आज कुर्क करेंगे वो 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है। टोटल क्या होगी मकान के फैक्ट्री की? 125 करोड़ से भी ज्यादा इसकी अनुमान वैल्यू है, और आज हम दोनों जो है उनकी प्रॉपर्टी हम कुर्क करेंगे। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और कब से ये फरार चल रहे हैं? इसी साल का मुकदमा है, मार्च एंड का मुकदमा लिखा गया था ये, और सूचना मिली थी कि इस तरह से जो है अवैध तरीके से ये मीट जो फैक्ट्री चल रही है, सारे जो विभाग है सूचित किया गया और ये बिल्कुल सही पाया गया। याकूब कुरैशी, उनके परिवार और बाकी 17 लोगों के खिलाफ इस साल मार्च के महीने में दर्ज मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई, तब जब अदालत के बुलावे के बाद भी कोई हाजिर नहीं हुआ। ये बताइए कि कितने दिनों से नहीं है कुरैशी? जब से ये केस हुआ है, जब से 3.5 महीने करीब हो गए, जब से घर पर नहीं है। क्या क्या मतलब कितने उसमें सामान लेके गए और कितने घंटे तक चली थी ये कार्रवाई? 2-3 कंटेनर भर के गए हैं बड़े वाले। 2-3 कंटेनर में माल गया है। सब सभी मौजूद थे यहाँ पे। ताला वाला सब खोल कर उन्होंने अपने हाथों से खोला खाला है, और अपने आप ही सील वील लगा के सामान वामान लेके चले गए। और कितने घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही? कम से कम 10 घंटे। याकूब के बेटे इमरान के नाम पर मेरठ के खरकोदा में मीट की ये फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 से सील है, लेकिन इस साल 31 मार्च देर रात की कार्रवाई में
सीलबंद फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट पैक करते हुए लोग पकड़े गए और फिर मामला दर्ज किया गया। कानून के लंबे हाथ की गिरफ्त से बेशक कुरैशी दूर हैं, पर जिंदगी भर की कमाई अब सरकार की है। वो सरकार जिसका याकूब कभी हिस्सा रहे, इलाके में रसूख और रुतबा भी था, लेकिन अब आरोप भरमार है और परिवार फरार है। मेरठ से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा और श्याम परमार के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आज से देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET शुरू हो गया है। 2 चरणों में होने वाली यह परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें पास होने के बाद अलग अलग विषयों में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने का मौका मिलेगा। करीब 15 लाख छात्र आज से शुरू हुए इस प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं और UGC ने छात्रों से उनकी परेशानियों को लेकर ईमेल करने के लिए भी कहा है। असल परेशानी इस परीक्षा में केंद्रों को लेकर हो रही है। बहुत सारे छात्रों की शिकायत है कि परीक्षा से एन पहले उनका सेंटर बदल दिया गया और इसकी सूचना परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही दी गई, जिससे इनकी परीक्षाएं छूट गई हैं। हालांकि UGC के चेयरमैन ने ये भरोसा दिया है कि छात्रों को होने वाली हर परेशानी का समाधान निकाला जाएगा और 28 अगस्त के बाद दोबारा परीक्षा ली जाएगी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में परीक्षाएं रद्द भी की गई हैं। UGC चेयरमैन M जगदीश ने परीक्षा में शामिल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एडमिट कार्ड 3 दिन पहले ही दिया गया ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो, गड़बड़ी से बचा जा सके। CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आज एग्जाम है और देश भर में 16 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को देने के लिए वो अपेयर हुए हैं। लेकिन आज 15 जुलाई से ये पहला एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, लेकिन शुरू से ही तमाम सारे जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है, हौच पौच है। आप देख सकते हैं कि ये आप कतार देखिए, ये सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट करवाने के लिए देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर इसी तरीके से आए हुए हैं। लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें इस प्रवेश परीक्षा में हो रही हैं जिसकी शायद जो है अपेक्षा पेरेंट्स ने नहीं की हुई थी। एक बहुत ही यूनिक आपको उदाहरण दिखाऊंगा कि ये NTA एग्ज़ाम सेंटर है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सारे जो बच्चियां हैं उनका एग्ज़ाम छूट गया है। क्यों एग्ज़ाम छूट गया है ये हम बात करेंगे। ये मैं आपका दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 2 एग्ज़ाम के प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड हैं। ये दोनों एडमिट कार्ड एक ही बच्ची के हैं, लेकिन ये आप देखिए, ये शाम को एडमिट कार्ड निकाला गया था, तब इसमें जो है वो, माफ़ करिएगा, आज सुबह जब एडमिट कार्ड ये निकाला गया था तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट नंबर 2 का एड्रेस दिया हुआ है, जबकि इन्होंने कल शाम को ये एडमिट कार्ड निकाला और जब ये इस सेंटर पर पहुंचे यानी द्वारका सेक्टर 3 के सेंटर पर पहुंचे तब इनको बताया गया कि आपका सेंटर चेंज कर दिया गया है। और द्वारका से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त जो है लगा और इस बच्ची का एग्जाम छूट गया। ये आप देखिए कि दोनों ये बच्ची है, ये बच्ची, सबका एग्जाम छूट चुका है क्योंकि परीक्षा केंद्र में बदलाव हो गया। क्या बेटा, क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? दिक्कत ये होगी, बस एग्जाम छूट गया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डेट दे दीजिए। अच्छा, दूसरी डेट दे दी। हाँ जी। तो ये क्यों आपका एग्जाम छूटा है? क्योंकि ये वहाँ पे सेंटर चेंज कर दिया गया, हमें पता भी नहीं चला, ना कोई किसी ने भी फॉर्म नहीं किया हम लोगों के, ना कोई मेल भेजा भी तो रात में भेजा। रात में कौन फोन देखता है? 11:30 बजे मेल कर रखा है। 11:30 बजे मेल किया है। अब रात में कौन फोन देखता है? रात में जग के हम फोन तो चलाने से रहे, सोएंगे या फिर फोन चलाएंगे। आप बताइए क्या दिक्कत हुई और क्या इस तरीके से और भी तमाम सारे? हाँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी सेक्टर 3 द्वारका के गेट पर और भी बच्चे हैं, काफी बच्चे वहाँ थे। हाँ। और वहाँ से वे अभी आ रहे हैं, हम उनसे पहले आ गए यहाँ पर। और क्योंकि आज हमारा शाम ने टेस्ट था इसलिए तो शाम वाला तो कम से कम दे दें बच्चे, इसलिए। और उनका आज शाम का नहीं है, इसलिए वे वहीं बच्चे खड़े हैं। इस बार बहुत गलत हुआ है, बच्चे वो द्वारिका जा वापस आए हैं, उतना दूर गए तो किसी के पास कन्वेंस थोड़ी ना होता है। साधारण परिवार से, फैमिली से बच्चे हैं जो वहाँ गए, वहाँ से फिर मेट्रो से यहाँ आए, जिसको पता भी नहीं है, रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो यहाँ लेट हो गया तो अंदर नहीं लिए। अब बच्चों को लाइफ खराब, 1 साल का लाइफ खराब हो जाएगा ना, 1 साल कहाँ परीक्षा देंगे। बहुत ज्यादा मायूसी है। आप इस बच्ची को देखिए, ऐसे बच्चे को देखिए, आपके इन लोगों ने एक
दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का एक सपना लेकर इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन रात के वक्त परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ, जिसके चलते इस तरीके की हौच पौच की स्थिति बनी। ऐसी तमाम सारी बातें हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स ने बताई कि इस प्रवेश परीक्षा चूँकि पहली बार हो रहा है, तो इसमें प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म होता है उसको भी भरने में तमाम सारी जो है गलतियां हुई हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत है कि एक ही दिन 3-3, 4-4 विषयों के जो है वो परीक्षा हो गए, जिससे उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो ऐसी तमाम सारी परेशानियों की लंबी फहरिस्त है। देखना होगा कि आखिर कैसे एनटीए इन सारे छात्रों की समस्याओं को आने वाले दिनों में दूर करेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर से सुधीश कुमार राम और हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।